हमारा यह विचार है कि हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस प्रस्तुत करते रहें जिनमें कानून का तकनीकी ज्ञान होता है। यह हमारे नए एडवोकेट्स के लिए भी कुछ उपयोगी हो पाएगा और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए तो यह उपयोगी होगा ही। हालांकि यह एक पुराना केस था, लेकिन हमें लगा कि यह सब साथियों को कन्फ्रंटेशन विद प्रीवियस स्टेटमेंट्स का सही मतलब समझाने में बहुत काम आ सकता है। तो आज हम कन्फ्रंटेशन विद प्रीवियस स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं। यह जानकारी थोड़ी सी तकनीकी है, इसलिए इसे केस के उदाहरण से समझते हैं। जरूरी हो तो इस वीडियो को 2 बार भी देखा जा सकता है। यह आपको सेक्शन 162 सीआरपीसी, जो जस का तस अब सेक्शन 181 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, तथा सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब ऐसा का ऐसा ही सेक्शन 148 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, इनके बारे में बताने वाला है। इन दोनों सेक्शंस में किए जाने वाले कन्फ्रंटेशंस को सीखने के लिए यह आज का वीडियो बहुत उपयोगी है। सेक्शन 162 सीआरपीसी या BNSS का प्रयोग केवल पुलिस केस की तफ्तीश के लिए होता है, जबकि सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट या जो आजकल 148 BSA बन गया है, उसका प्रयोग किसी भी केस के लिए किया जा सकता है, सिविल केसेस के लिए भी किया जा सकता है। सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट बहुत व्यापक है, जबकि सेक्शन 162 सीआरपीसी केवल उसका एक छोटा रूप है जो क्रिमिनल केसेस में लगाया जाता है। बात वही है दोनों में। सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के जिस रूप का क्रिमिनल केसेस में प्रयोग किया जाता है, वह सेक्शन 162 सीआरपीसी कहलाता है। नाम पता बदलकर बताते हैं। रमन पर आरोप था कि उसने रीटा के साथ 3 बार रेप किया है। सितंबर 2018 में, 12/12/2018 में और 12/1/2019 में। ये रेप उसने छत पर, घर के बाथरूम में और ऐसे ही किसी कोने में किए थे। मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई फ्रेश इंजरी नहीं मिली थी। हाइमन वाज फाउंड टोर्न एट 7 o'clock पोजीशन। वुल्वो वेजाइनल स्वैब लिया गया था, लेकिन उसमें कोई सीमेन डिटेक्ट नहीं हुआ था। इस केस में बहुत विलक्षण तथ्य यह था कि प्रोसिक्यूशन ने एक मेल अंडरवियर रिकॉर्ड पर लगाया था, जो बहुत फटा पुराना सा था, जिसमें सुराख थे, लेकिन FSL ने उसमें से आरोपी का सीमेन ढूंढ लिया था। उसमें आरोपी का DNA प्रोफाइल मैच करवा दिया था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि 12 जनवरी 2019 को जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई तो वह अपना अंडरवियर वहीं छोड़कर भाग गया। FIR 20/1/2019 को हुई थी। प्रोसिक्यूटर्स के 164 के बयान भी हुए थे और बाकी की तमाम पुलिस कार्रवाई हुई थी। हमने आरोपी रमन से पूछा था और उसने हमें बताया कि उसके और रीटा के दोस्ताना संबंध थे, जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, और उन रिश्तों में सभी कुछ वो कर लिया करते थे। ये 3 तारीखों की बात भी ठीक है और यह अंडरवियर भी उसी का है। बस इतना है कि रीटा ने ही उसको बुलाया था। घर में अंदर की तरफ एक स्टोर रूम था जिसमें वो लोग मिला जुला करते थे, और यह पुराना अंडरवियर दोनों ने इसी मकसद से अपने बॉडी फ्लूइड्स को पूछने के लिए वहां उस कमरे में रखा हुआ था। जब एडवोकेट्स को पूरी बात का सच पता लग जाए तो उसके लिए डिफेंस तैयार करना बहुत आसान हो जाता है। रीटा अपने बयान के लिए अदालत में आ गई थी और हम उससे सवाल पूछने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और यहां चलते चलते बीच में एक बात मैं आपको फिर बता दूं, सवाल पूछने का तरीका वही हो कि सवाल लिखित में हो, ताकि बीच के कोर्ट प्रेशर्स काम ना करें और आपका जो क्रॉस है वो अबाध चलता रहे, कोई उसमें समस्या ना आए। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। क्रॉस शुरू हुआ। हमने उससे सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि सितंबर 2018 वाले आरोप की बाबत पुलिस तफ्तीश के दौरान कभी
कोई डे, डेट एंड टाइम आपने नहीं बताया था। उसने कहा कि यह बात 10-15 सितंबर की होगी और कोर्ट स्टेनो ने इस बात को इस तरह से नोट किया कि सितंबर वाली घटना का समय 10 से 15 सितंबर के बीच होगा। यह एक लीगल ब्लंडर जैसा हो गया था। इस केस की एक गायब कड़ी थी जिसका हम फायदा लेना चाहते थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने चुपके से हमारा इनिशिएटिव छीनकर उस गायब कड़ी को जुड़वा दिया था। प्रोसिक्यूटर्स के मुंह से यह बयान दिलवा। इस नई जानकारी का जोड़ा जाना हमारे क्लाइंट रमन के लिए प्राणघातक हो सकता था। जो बात प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए उसके पास कोई डेटा नहीं था, उसने अपने आरोप में जो गैप छोड़ दिया था उसे हमारे सवाल के उत्तर में प्रोसिक्यूशन गवाह ने केस फाइल पर लिखवा दिया था। यह बात हमारे खिलाफ रिकॉर्ड पर लिखी जा रही थी और यदि हम इसका कुछ इलाज ना करते तो जजमेंट वाले दिन जज साहब इसे हमारे एडमिशन के रूप में पढ़ते कि यह बात डिफेंस के सामने प्रोसिक्यूटर्स ने रिकॉर्ड करवाई है और डिफेंस उसकी कोई काट नहीं कर पाया है। ऐसे में हमने कोर्ट से कहा, जनाब यह उत्तर इस तरह से रिकॉर्ड ना करवाया जाए, हम गवाह से जो सवाल पूछें पहले उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए, उसके बाद गवाह को जो कहना हो वह कहे। और हमारा प्रश्न यह था कि क्या यह बात सही है कि प्रोसिक्यूटर्स ने सितंबर वाले आरोप की बाबत पुलिस तफ्तीश के दौरान कभी भी कोई डे, डेट एंड टाइम नहीं बताया है। कोर्ट ने कहा, गवाह से कहा कि जो सवाल पूछा गया है पहले उसका जवाब दिया जाए, उसके बाद जो कहना है वह आप स्वेच्छा कथन के रूप में लिखवा दें। हमने फिर विरोध किया, मिलॉर्ड यह प्रोसिक्यूटर्स कई बार अपनी बात कह चुकी है, एफआईआर में कह चुकी है, 161 की स्टेटमेंट में कह चुकी है, स्टेटमेंट 164 में कह चुकी है, इस माननीय कोर्ट के सामने कह चुकी है। उन जगहों पर जो कानूनी अवसर थे उसने उनका लाभ नहीं लिया और अब यह हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेक्ट्स को, जो भी प्रोसिक्यूशन ने डिफेक्ट्स छोड़े हुए हैं उन सभी डिफेक्ट्स को ठीक करना चाहती है, तो उसे इसकी इजाजत ना दी जाए। तो जज साहब ने यह बात हमारी नहीं मानी और कहा, यह बात तो इसके उत्तर के बाद ही पता चल पाएगी कि यह क्या कहना चाहती है, आप प्लीज सवाल को दोहरा दीजिए। पुराना उत्तर हटा दिया गया था, हमने अपना सवाल दोहरा दिया। मिस रीटा, यह बात तो ठीक है ना कि आपने सितंबर 2018 का जो आरोप लगाया था उसका दिन, दिनांक, समय कभी भी आपने पुलिस को नहीं बताया था। और इस बार क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका था, गवाह संभल गई थी, इस बार उसका उत्तर बदल गया था। वह बोली, मैंने तो सब बता दिया था, एक एक बात बता दी थी, आईओ को भी बता दिया था, लिखवा भी दिया था। और झूठे गवाह की तरह उसने इधर उधर की बातें भी बोलनी शुरू कर दी थी। हालांकि उन बातों का यहाँ लिखना या बताना जरूरी नहीं है। गवाह का यह उत्तर रिकॉर्ड कर लिया गया तो हमने फिर सवाल किया, गवाह के सामने उसकी पूरी केस फाइल रखी, कहा ये रहे आपके दोनों बयान, 161 वाले, ये 164 का बयान है, दिखाइए इसमें कहां पुलिस आईओ को बता दिया था। ऐसी हालत में आमतौर से जो पीपी साहब होते हैं वो फाइल को निकाल कर देखते हैं, पेज पलटते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर कहा था या यहाँ पर नहीं कहा था। तो यहाँ भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फाइल ढूंढी पर प्रोसिक्यूटर्स का ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड पर नहीं मिला जिसमें सितंबर 2000 की घटना का कोई डे, डेट एंड टाइम बताया गया हो। इसे पुरानी स्टेटमेंट के साथ गवाह का कन्फ्रंटेशन कहते हैं। तो जज साहब ने उनके उत्तर के नीचे लिखवा दिया कि प्रोसिक्यूटर्स की पुरानी स्टेटमेंट अर्थात एफआईआर में बयान 161 सीआरपीसी में, बयान 164 सीआरपीसी में देखा गया, पर वह स्थान नहीं मिला जहां इसने उस घटना की बाबत कोई दिन, दिनांक या समय बताया हो। और रिकॉर्ड पर इसको लिखा गया, confronted with exhibit PW1/C, exhibit PW1/G and exhibit PW1/K where it is not so recorded। यानी कि हमने उन सभी जगहों को देखा लेकिन वहां पर ऐसा कोई रिकॉर्डेड बयान मिला नहीं। इसका अर्थ यह हुआ गवाह ने अपने सच को बदल दिया था और अब उस पर यकीन किया जाना बहुत मुश्किल है। किसी भी केस में पार्टीज को यह ध्यान रखना होता है कि वे सत्य बोलें। कानून की मान्यता है कि सत्य रोज रोज बदलता नहीं है। यदि एक बात को एफआईआर में, स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी में, स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी में बताया जाएगा तो जो बात सच होगी वह बदलेगी नहीं। असत्य होगी
तो वह रोज रोज बदल जाएगी। एक जगह गवाह कहेगा कि 8 बजे चला था और दूसरी जगह कहेगा कि 11 बजे चला था। उसके सत्य बदलते चले जाएंगे। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवोकेट्स इन्हीं बदलते सत्यों को पकड़ते हैं और यह दिखाते हैं कि गवाह कोर्ट में झूठ बोल रहा है। कानून की भाषा में इसी बदलते सत्यों को एडवोकेट्स सेक्शन 162 सीआरपीसी में तथा सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में पकड़ते हैं तो उसे कन्फ्रंटिंग विद प्रीवियस स्टेटमेंट्स कहा जाता है। जब एडवोकेट्स अपने कानून की डिग्री लेते हैं तो उन्हें इन बातों को विशेष रूप से सिखाया जाता है, इनमें दक्ष किया जाता है और यही कारण है कि एक सामान्य व्यक्ति कितना भी कानून पढ़ ले वह कानूनी तरीकों में उतना दक्ष नहीं हो पाता है जितना कि एक डिग्री धारक एडवोकेट होता है। तो यहां आप पूछोगे कि इस कन्फ्रंटेशन का फायदा क्या होता है? जवाब है कि कन्फ्रंटेशन उन बातों का होता है जो गवाह को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बतानी चाहिए थी पर तब तो बताई नहीं और अब गवाह इस केस को कोई और रूप देने के लिए कोर्ट के सामने आकर बता रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितने अधिक कन्फ्रंटेशन आप गवाह के करवा सकते हैं वह कोर्ट की निगाह में उतना ही झूठा गवाह बनता जाता है। यह तो आप खुद ही समझदार हैं कि यदि आपके खिलाफ झूठे गवाह को कोर्ट में बुलाया जाए तो इससे किसको फायदा होगा? और जवाब आगे भी है। सेक्शन 162 सीआरपीसी या जो अब जाके 181 बीएनएसएस हो गया है, इनमें लिखा है कि जो बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बयान में 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में ना बताई गई हो लेकिन कोर्ट में आकर पहली बार कोर्ट को बताई गई हो तो ऐसी बात को इंप्रूवमेंट कहेंगे और पूरे केस में इसे एक कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा। यह अंतर विरोध होगा और इसको अविश्वसनीय माना जाएगा। कोर्ट इस पर यकीन नहीं करेगा। कोर्ट में आप पाते हैं कि शायद ही ऐसा कोई गवाह होता हो जो अपने बयानों में इंप्रूवमेंट ना करता हो। सभी वास्तविक गवाह थोड़ा या ज्यादा अपने केस में इंप्रूवमेंट करते ही हैं। एक डिफेंस काउंसिल के रूप में जब तक आप इन इंप्रूवमेंट्स को चिन्हित करने और फिर गवाह को इनके साथ कन्फ्रंट करने का कौशल विकसित नहीं करते हैं तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे जितना आपको छोड़ना चाहिए। इससे आपके क्लाइंट्स का अहित भी होने वाला होगा। गवाह जो बात पुलिस आईओ को नहीं बता पाए उनको अब कोर्ट में बताकर आरोपी के खिलाफ एक मजबूत केस बना पाएंगे। इसलिए एक सफल एडवोकेट को कन्फ्रंटेशन की यह विद्या सीखनी ही होगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।